नमस्कार दोस्तों। 5000 वन लाइनर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम सिकंदर को खत्म करने के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गुरु चाणक्य की मदद से। इनके गुरु का नाम था चाणक्य। गुरु चाणक्य की मदद से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था और विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल के नाम से कहा गया है। वृषल का मतलब होता है नीची जाति का मतलब नीची जाति का। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये बात याद रखना है। स्पेशली मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित एक किताब है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी चाणक्य ने, जैसा कि बताया हमने। और जैसे इसकी मदद की थी इस वजह से इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, चाणक्य जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, कौटिल्य भी कहता इसका नाम था, विष्णुगुप्त भी इसका नाम था। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उसने तत्कालीन मगध की राजनीति के बारे में दर्शाया था। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति की किताब है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र है कैसी किताब है, किस विषय की किताब है, तो ये राजनीति की किताब है, ना कि इकोनॉमिक्स की। और आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, तो जब ये जैन धर्म का अनुयायी था तो उसने दीक्षा भी किसी से ली होगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी वो ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे मिले उसकी छोटी सी कहानी है, वो समझ लेते हैं। अभी से लगभग यहाँ पे 300 ईसा पूर्व, 300 बिफोर क्राइस्ट, 300 बीसी में मगध में एक भयानक अकाल पड़ा था। 12 वर्षों का 12 वर्षों का एक भयानक अकाल पड़ा था। इस अकाल के दौरान जैन धर्म के दो अनुयायी हुआ करते थे, जिनका एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ये दो लोग हुआ करते थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु ने क्या किया, अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले आए। भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले आए और स्थूलभद्र वहीं रुक गए। स्थूलभद्र वहीं पर रुक गए। जब ये कर्नाटक लेके आए थे अपने शिष्यों को, तो वहां पर इनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। वहीं पर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आजीवन आमरण अनशन पे रहे और इसकी वजह से वो श्रावण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई। श्रावण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर इसकी कहानी आगे की बात की है कि जब ये भद्रबाहु यहाँ से वापस लौटे मगध, तो मगध में इनके और स्थूलभद्र के बीच में कुछ मतभेद हुए, जिस वजह से जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। जैसा कि हमको सबको पता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर नंगे रहते थे, मतलब कुछ नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र रहते थे वो लोग। और आगे आते हैं सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की क्या कहानी है? सेल्यूकस निकेटर कैसे भारत आया और क्यों भारत आया? जब सिकंदर को वापस लौटना पड़ गया था, सिकंदर को जब वापस लौटना पड़ गया था, तो वहां इसका सेनापति था इसका सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर तो वापस लौट गया, लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर वापस आया भारत को अपने अंडर में लेने के लिए, भारत पर राज करने के लिए। उस पर उसने आक्रमण किया। लेकिन जिस समय सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ था शासक। मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य विराजमान हो चुका था। फिर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। इसमें क्या हुआ कि रिजल्ट किसी को मालूम नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। अभी एग्जैक्ट रिजल्ट किसी को नहीं मालूम है, सब किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कोई कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, कोई कहता है दोनों के बीच समझौता हो गया था। लेकिन हाँ, कुछ बातें जो एकदम स्पेशली लिखी हुई हैं कि इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार के तौर पर सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच ये युद्ध हुआ था, इसका वर्णन एप्पीयानस ने किया था। किसने किया था? एप्पीयानस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रावण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी, जैसा कि बता चुके हैं हम। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अब आई बात बिंदुसार की। बिंदुसार के बारे में कुछ बात जानते हैं। बिंदुसार जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई 298 ईसा पूर्व में, फिर बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार राजगद्दी पर जब बैठा तो इसको एक नाम से जाना जाता था जिसका नाम था अमित्रघात।
बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते थे। क्यों अमित्रघात? अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाने वाला बिंदुसार, यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार देखने को मिलता है। क्या मिलता है? भद्रसार। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है क्योंकि बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन से नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में, हाँ यहाँ पर एक छोटी सी बात रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार का क्या नाम है। तो क्या नाम लिखा हुआ था जैन धर्म में बिंदुसार का? सिंहसेन। क्या नाम था? सिंहसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम था सिंहसेन। इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनको शांत करने के लिए एक बार पहले तो उसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा वहां पर, उसके बाद भेजा अपने दूसरे बेटे को अशोक को। तो सुसीम इस विद्रोह को नहीं संभाल पाया था, फिर उसके बाद भेजा गया जब अशोक को, तो अशोक ने इस युद्ध को संभाल लिया। अशोक ने उस विद्रोह को समाप्त कर दिया। फिर बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। कितने? 16 राज्यों का विजेता कहा था बौद्ध विद्वान तारानाथ में बिंदुसार को। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग की राज पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। हुआ क्या यहाँ पर कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद ये उसके जो रक्तपात हुआ था उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गया और आहत होकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उस समय उसकी जो शिक्षा दी थी या दीक्षा दी थी वो उपगुप्त ने दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा उसको। यहाँ तक हो गई बात। अब बात आती है अशोक का जो नाम था अशोक, वो कहाँ पर देखने को मिलता है? अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। और जिस समय राजगद्दी पर बैठा, तो राजगद्दी पर बैठने से पहले यह अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, इसलिए मैंने बाद में बताया घुमा के। तो क्या हुआ, राजगद्दी पर बैठने से पहले वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। और कहाँ पर इसका नाम अशोक लिखने को मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक देखने को मिलता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली थी। चलो और आगे बढ़ते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई थी। कौन कौन सी? कर्ज, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये 4 पहाड़ियां बनाई थी इसने। पहाड़ी बताऊं, 4 गुफाएं बनाई थी बराबर की पहाड़ियों में। बराबर की पहाड़ियों में से 4 गुफाएं बनाई थी, कर्ज, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और अपनी बेटी महेंद्र और पुत्री जो थी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। कहाँ पर? श्रीलंका भेजा था इन दोनों को कि जाओ प्रचार करो। तो वहां पर इन दोनों को भेजा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा जोड़ा और इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। जो शिलालेख थे इसका प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक के जो शिलालेख थे वो मुख्यतः 4 भाषाओं में थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि। कितनी लिपियों में थे? 4 लिपियों में थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। ग्रीक व अफगानिस्तान से मिले खरोष्ठी लिखी अभिलेख तो 2 जगह थी जहां पर खरोष्ठी लिखी अभिलेख मिले। कहाँ कहाँ पर? ग्रीक और अफगानिस्तान में। और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। कौन सी लिपि के? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। तो यहाँ तक बात आई, आगे पढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कौन था? शिलालेख थे, उसके अभिलेख में शिलालेख आते थे, स्तंभ लेख आते थे और गुहा लेख आते थे। कौन कौन से 3 हमने देखे? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर ने की थी। किसने? पादरेटी फैंथलर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो पादरेटी फैंथलर ने की थी। पादरेटी फैंथलर ने सन 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। तो यहाँ तक बात हो गई क्लियर। इनकी कुल संख्या थी 14। कुल संख्या
14 थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला अभिलेख, पहला क्या था, शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो वो नाम था पादरेटी फैंथिलर ने। और सबसे पहले इसके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। और डायरेक्ट के डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। अब कुछ शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं, उन शिलालेखों में लिखा क्या था। तो सबसे पहला शिलालेख, इसमें क्या लिखा था? पशु बलि की निंदा की गई थी। इसमें पशु की जो बलि देते हैं उनकी निंदा की गई थी। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में लिखा था। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में लिखा था। फिर आता है छठा शिलालेख। छठा शिलालेख में इसने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी थी। कैसी शिक्षा दी थी? आत्मनियंत्रण, मतलब खुद पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में शिक्षा दी थी। फिर आई बात 11वें शिलालेख की। 11 शिलालेख में इसने धम्म की व्याख्या की थी। किसकी व्याख्या की थी? धम्म की व्याख्या की थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है एग्जाम में कि धम्म की व्याख्या अशोक के कौन से शिलालेख में की गई थी? तो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे? 11वें शिलालेख में की थी। फिर आता है 13वां शिलालेख, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट 13वां शिलालेख। क्योंकि इस शिलालेख में कलिंग युद्ध का प्रॉपर वर्णन किया गया था। कलिंग युद्ध में क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या बोला हमने कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया था कौन से शिलालेख में किया गया था? 13वें शिलालेख में किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके हृदय परिवर्तन की बात की गई है। शिलालेख जैसा बात कर चुके हैं हम लोग। कलिंग पर इसने आक्रमण किया था, राजधानी तौसली को अपनी राजधानी, मतलब उसको अपने हथिया लिया था। और उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन होने के बाद उपगुप्त से दीक्षा ली इसने। तो ये बातें यहाँ पर थी। और इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। चलो, बात मेन यहाँ पर ध्यान देने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने को कहा था। कैसा जीवन? धार्मिक जीवन बिताने को कहा था। फिर आती है बात किसकी? स्तंभ लेखों की। अब हम आगे पढ़ेंगे स्तंभ लेखों के बारे में। तो इसके कुल 7 स्तंभ लेख थे और 7 के सातों स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ये बात अलग अलग याद रखनी है अच्छे से। कैसे याद रखनी है? कुल कितने स्तंभ लेख थे? तो क्या बोलेंगे? 7। कुल कितने शिलालेख थे? 14। क्लियर बात? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बात आई स्तंभ लेख। टोटल 7 स्तंभ लेख और 7 के सातों स्तंभ लेख इसकी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। 7 के सातों अभिलेख 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए थे, जो कि 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए थे। प्रयाग स्तंभ लेख हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया स्तंभ लेख, उसके बाद दिल्ली मेरठ अभिलेख हो गया, शिलालेख लिखा है, और रामपुरवा हो गया, उसके बाद लौरिया हो गया। तो इन सब स्थानों से इसके सारे के सारे शिलालेख प्राप्त हुए थे, या सॉरी स्तंभ लेख प्राप्त हुए थे। यहाँ स्तंभ लेख हैं सारे, शिलालेख नहीं है। ये सारे के सारे स्तंभ लेख हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। चलिए, और इसके बाद यहाँ तक कहानी हो गई पूरे मौर्य वंश के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य को खत्म करते हैं। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब तक चला था। मौर्य साम्राज्य तो हमने देख लिया कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब तक चला था। तो मौर्य साम्राज्य लगभग 137 वर्षों तक चला था। ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक चला। लेकिन ऐसा कैसे पता लगा, कहाँ पे लिखा मिला कि हम मान लिया कि हाँ 137 है? तो यहाँ पर जो बताया गया था कि भागवत पुराण और वायु पुराण में ऐसा कहा गया था। तो भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे। कितने? 10 राजा हुए थे। मौर्य वंश के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे भागवत पुराण के अनुसार। जबकि वायु पुराण में ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश में 9 राजा हुए थे। और मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम बृहदत्त था। मौर्य वंश के अंतिम राजा का नाम था बृहदत्त। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था वो बृहदत्त था। इसके बाद हुआ क्या कि जब मौर्य वंश का अंत हुआ तो कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग था इसका अमात्य था, यानी सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त का सेनापति था। इसने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी, या इसका शासन हथिया लिया और शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश कैसा शासक था? ये एक ब्राह्मण जाति का माना जाता है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे अब हम ब्राह्मण साम्राज्य की। तो मौर्य वंश की समाप्ति हुई और शुरू कहाँ हुआ? ब्राह्मण साम्राज्य, जिसके संस्थापक थे
पुष्यमित्र शुंग ने सन 185 ईसा में ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया उसके बाद।